हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपका लेक्चर है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसमें आप चेक करेंगे एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब तक आपने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक आइडिया और इसके जो आपके पास जो हैं वो डिफरेंट किस्म के एनालिटिकल अप्रोचेस हैं उनको आपने एक दफ़ा देखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेनली किस किस फील्ड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जिस फील्ड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उसमें आपके पास फील्ड्स की जो है वो एक कॉमन लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है जिसमें क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एटॉमिक फ्लोरेसेंस जो है उसकी क्लिनिकल फील्ड में एप्लीकेशंस हैं, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस हैं, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस हैं, जियोलॉजिकल और मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं एंड एप्लीकेशंस हैं इसकी पेट्रोकेमिकल्स में। अब हम क्या करते हैं, इन सब एप्लीकेशंस को वन बाय वन टू सम एक्सटेंट इन डिटेल में चेक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगी क्लिनिकल एप्लीकेशंस। अब क्लिनिकल एप्लीकेशंस में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कुछ हमारे टेस्ट एलिमेंट्स हैं जिनको हम एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को फॉलो करते हुए जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को भी और इनकी डिटेक्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, ये एलिमेंट्स जिसमें लेड, मरकरी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और गैलियम और साथ में सिलीनियम है, हम इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में ये मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर ये हमारे सैंपल में मौजूद हैं तो कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं। और हम मोस्टली किस किस सैंपल के अंदर जो है वो इनकी एनालिसिस करते हैं, यानी हम इन्हीं 5 सैंपल्स की ब्लड सैंपल के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं, यूरिन सैंपल के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं, टिश्यूज़ के अंदर ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर जो है वो इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, नेल्स में और हेयर्स में इसकी एनालिसिस करते हैं। अब क्यों एनालिसिस करते हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है, उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स हैं, ठीक है, जिनको हम पीछे फॉलो कर रहे थे, जैसे हमने कहा कि हम मरकरी को चेक करते हैं, लेड को चेक करते हैं, इनमें से हर मेटल का अपना एक रोल है। और जो एक चीज़ कॉमन है इन सब मेटल्स के बारे में वो ये है कि ये हैवी मेटल्स जो हैं वो हम ऐसी मेटल्स को कंसीडर करते हैं जिनका मैस और डेंसिटी कंपैरेटिवली जो है वो बाकी आपके पास जो मेटल्स हैं उनसे हैवी है। अब जैसे अगर मैं लेड कंसीडर करती हूँ उसी पूरी लिस्ट के अंदर से, तो लेड की कोई भी परमिसिबल कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर अभी तक नोन नहीं है। वो कैसे कि अगर हमारे पास लेड जो है वो 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर मौजूद है ब्लड के अंदर, दिस इज अ लो क्वांटिटी, ठीक है, अगर ये इतनी लो क्वांटिटी के अंदर मौजूद है 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, पूरा लीटर भी नहीं, एक डेसीलीटर के अंदर अगर इसकी इतनी कंसंट्रेशन मौजूद है, तो ये क्या करती है कि ये ह्यूमन ब्रेन वर्किंग जो है उसको इफ़ेक्ट करती है। इसकी वजह से जो इंटेलिजेंस लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है और लर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं अमंग स्टूडेंट्स। और उसकी रीज़न क्या होती है कि ये लेड जो है ये ब्लड की जो ऑक्सीजन है उसके साथ जो है वो बॉन्डिंग करती है और ब्रेन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को लो कर देती है। इसी तरह अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर हो तो ये अनीमिया काज करती है। अनीमिया आपके पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपका जो ब्लड है उसमें जो आयरन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो कि आपके ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि पूरे ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई का रिस्पॉन्सिबल है, उसकी कंसंट्रेशन को डेंजरस लेवल तक लो कर देता है। उसकी रीज़न एक्चुअली ये है कि अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर लेड की कंसंट्रेशन मोर देन इनफ है, तो यानी यहाँ पे जैसे हमने इसको मेंशन किया कि 50 माइक्रोग्राम पर लीटर है, तो ये एक्चुअली करती क्या है कि आपका जो ब्लड हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर आपके पास मेनली जो है वो आयरन का एटम मौजूद होता है, ये जब ब्लड एक सर्टन लेवल यानी 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से एक्सीड कर जाता है, तो ये क्या करता है कि ये इस आयरन को रिप्लेस करके खुद हीमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल पोजीशन जो है उसको स्ट्रेंथन करना शुरू कर देता है। ये सेंट्रल पोजीशन को जो है वो अकोमोडेट करना शुरू कर देता है। मीन टू से कि अगर आपके पास लेड की कंसंट्रेशन 50 माइक्रोग्राम पर लीटर पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो ये आयरन को रिप्लेस कर सकता है। अब जो हीमोग्लोबिन है उसको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत थी आयरन की, अगर आयरन की जगह पे लेड आ गया है इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है।
जब उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल आपके पास पूरा जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो रप्चर हो जाती है। अब जब उसकी स्ट्रक्चर रप्चर होती है तो डेफिनेटली आपके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। उसके कम होने की वजह से क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया या हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी जो है वो आपके ब्लड के अंदर काज हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जो आरबीसीज हैं वो नॉर्मल लेवल से लो हो जाते हैं। और जब वो नॉर्मल लेवल से लो हो जाते हैं तो आपके पूरे ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जो है उसकी डिलीवरी पॉसिबल नहीं रहती और ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग जो है वो बैडली इफेक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि लेड आपके पास लोअर कंसंट्रेशन में भी जो है वो आपके पास डेंजरस है, और उसकी मॉनिटरिंग और उसकी जो है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो लर्निंग प्रॉब्लम्स जो है वो रेज कर रहे हैं या एनीमिया जो है वो कॉज हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, तो इस केस में ब्लड के अंदर लेड की कंसंट्रेशन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एएफएस को यूज़ कर सकते हैं। अब एएफएस क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपके ब्लड में अगर लेड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻18 ग्राम की रेंज में है तो उसको भी स्टडी कर सकता है और आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर क्यूरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ diseases that may cause into the human body because of increased accumulation of lead into the blood. नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो मरकरी आपके पास सेकंड एलिमेंट है जो कि क्लिनिकल एनालिसिस जिसकी ज़रूरी है और उसको एएफएस के थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी मेजर रीज़न एक आपके पास ये है कि ये एक हैवी मेटल है और ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के अंदर इन्वॉल्व है। एक्चुअली जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन है ये आपके पास एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू आप प्रोटीन को किसी भी मिक्सर के अंदर एक पर्टिकुलर फिनोमिना को फॉलो करते हुए जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिसमें आप किसी भी सोल्यूशन या किसी भी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को सैचुरेटेड लेवल तक लेके जाते हैं, फिर उसकी जो है वो कंसंट्रेशन को जो है वो आप इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स जो है सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास प्रोटीन प्रेसिपिटेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन को सर्टन लेवल से रेस करने के बाद जो है रिमूव किया जाता है। वहाँ पे अगर मरकरी इन्वॉल्व है तो इसकी ये जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनको स्टडी किया जा सकता है बाय एएफएस। उसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन काज हो सकती है और एंजाइम इनहिबिशन जो है वो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट किस्म के बायोलॉजिकल रिएक्शंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं और इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को के कंट्रोल में उनका एक प्रॉपर एक्टिव रोल है। ठीक है, और अगर आपके पास मरकरी की कंसंट्रेशन जो है वो एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि मरकरी जो है वो पॉइजनिंग काज करना शुरू कर देती है और उन्हीं इंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ से जो एक्चुअली उनकी फंक्शनिंग की रिस्पॉन्सिबल होती हैं वहाँ पे जाके बॉन्डिंग क्रिएट करता है और उसको उसकी फंक्शनिंग को जो है वो इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के जो नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं। तो मरकरी जो है उसकी कंसंट्रेशन को भी बॉडी के अंदर स्टडी करना ज़रूरी है, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है ताकि बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको मेंटेन किया जा सके। और उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एएफएस। उसके अलावा जो मरकरी है इसकी बॉडी के अंदर कुछ क्रूसिव एक्शंस होते हैं। ये क्या करता है कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके ऊपर कुछ क्रूसिव किस्म के रिएक्शंस काज करती है, तो उनको भी जो है वो मॉनिटर करने के लिए हम एएफएस स्टडीज़ जो हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि बॉडी को किसी भी किस्म का जो डैमेज है उससे बचाया जा सके। अगर आप आर्सेनिक की बात करते हैं क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर, तो आर्सेनिक जो है वो क्या करती है, मेनली आपकी बॉडी के अंदर एक जो है वो केमिकल यूनिट मौजूद है जिसको आप कहते हैं फास्फेट। फास्फेट जो है वो आपने अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया होगा कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है एक्चुअली जो सेल के लिए एनर्जी जनरेशन का काम करता है। अगर आर्सेनिक की कंसंट्रेशन एक सर्टेन लेवल से एक्सीड कर जाती है तो ये क्या करता है कि ये जो है फास्फेट को आर्सिनेट से रिप्लेस कर देता है। फास्फेट का काम था कि उसने जो है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी थी, लेकिन आर्सिनेट जो है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता बल्कि एनर्जी डेफिशिएंसी काज कर देता है किसी भी बॉडी के अंदर।
और इसकी वजह से जो आपके पास सर्टेन किस्म की कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, उसको आप कहते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो आर्सेनिक जो है उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए भी आप AFS को स्टडी कर सकते हैं। एंटीमनी भी आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है एक्चुअली जो क्या करता है कि जो आर्सेनिक लाइक जो है वो पॉइजनिंग काज कर सकता है, तो उसकी मॉनिटरिंग जो है इन सारी एलिमेंट्स की जो मॉनिटरिंग है उसको आप अप टू 10⁻18 ग्राम लेवल की सेंसिटिविटी तक चेक कर सकते हैं यूजिंग बाय AFS। मींस अगर ये सारे एलिमेंट्स आपके पास वेरी लो कंसंट्रेशन में मौजूद हैं, 10⁻18 ग्राम की रेंज पे मौजूद हैं, तब भी आपके पास AFS जो है वो एनएफ सेंसिटिव है इन एलिमेंट्स की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, ताकि जो है वो फर्दर इसे प्रोड्यूस होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं उनको रोका जा सके। इसके अलावा आपके पास कॉपर है, मरकरी है, कॉपर है, लेड है, जिंक है। इन तीनों एलिमेंट्स की जो है वो ब्लड सीरम के अंदर भी एनालिसिस जो है वो पॉसिबल है। पहले तो हमने देखा है कि उसको RBCs के अंदर या हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे ब्लड सीरम के अंदर भी इन 3 एलिमेंट्स की जो एनालिसिस है वो AFS के थ्रू जो है वो पॉसिबल है। उसके बाद नंबर 2 पे आपके पास जो एप्लीकेशंस आ रही हैं AFS की, वो एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस है। अब इन्वायरमेंटली हार्मफुल हैवी मेटल्स जो आपके पास है उसमें मरकरी है, आर्सेनिक है, सिलीनियम है, एंटीमनी है और टिलोरियम है। अब ये जो सारी मेटल्स हैं इनमें से ये ओवरऑल आपके पास हैवी मेटल्स हैं, और इनमें से जो मोस्ट ऑफ हैवी मेटल्स हैं उनका जो रोल है एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी काज करती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस काज होती हैं, या फिर जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं वो एग्रीवेट होती हैं, स्वेयर होती हैं, और इसकी वजह से उनको कॉन्स्टेंटली जो है वो एक डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन का जो फिनोमेना है वो फेस करना पड़ता है। उनकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो उनके लिए हार्श हो जाती हैं। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ को रोकने के लिए और एस्थमा के पेशेंट्स को हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए इन सारी मेटल्स की इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करना और मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो इसमें अगर आप मरकरी को देखें तो मरकरी पॉइजनिंग जो है वो उसके इफेक्ट्स जो है वो आप पहले भी जो है वो माइनर लेवल तक चेक कर चुके हैं। तो होता ये है कि ये जो आपके पास मरकरी होती है या आपके पास जो लेड है ये एक्चुअली क्या करती हैं कि इनकी जो टीथ और बोन्स के अंदर कंसंट्रेशन है या इनकी जो कम्युलेशन है वो उसका जो रेट है वो कैल्शियम की निस्बत ज़्यादा है। कैल्शियम जो है वो तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन अगर ये जो है वो कैल्शियम को रिप्लेस कर देती हैं अपनी हाई कम्युलेशन की वजह से, तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो है वो या बोन्स के अंदर जो है वो डेटेरियोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, या वो वीक हो जाती हैं, या उनके जो सर्टेन किस्म के केमिकल फिनोमिनाज होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो मरकरी की कंसंट्रेशन अगर आपके पास 1 पिकोग्राम से 1 नैनोग्राम तक भी मौजूद है पर लीटर, तो उसको जो है वो AFS के थ्रू चेक किया जा सकता है आपके इन्वायरमेंट के अंदर। 10 to 50 नैनोग्राम पर लीटर तक अगर आपके पास आर्सेनिक, सिलीनियम, एंटीमनी या टिलोरियम मौजूद है तो उनकी स्टडी भी पॉसिबल है यूजिंग AFS। उसके अलावा आपके पास ये एक मशीन है, ये आपके पास AFS की ही आप कह सकते हैं कि एक एक्सटेंशन है, जिसमें आप क्या करते हैं जो एक्साइटेशन करते हैं अपने सैंपल की वो लेज़र सोर्स के थ्रू करते हैं, और यहाँ पे आपके पास अगर किसी सैंपल के अंदर 10⁻⁻15 की रेंज में भी कोई हैवी मेटल मौजूद है तो उसकी स्टडी पॉसिबल है। अगर आप एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन से देखते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो अगर आपके पास मीट, मिल्क या एनिमल फीड के अंदर, यानी जानवर या आपके एनिमल जो कॉमनली जिन फूड्स को ईट अप करते हैं उनके अंदर अगर आपके पास मरकरी, आर्सेनिक, लेड, एंटीमनी और सिलीनियम जो है वो परमिसिबल लेवल से या एक सर्टेन लेवल से एक्सीड कर जाते हैं तो उनको स्टडी किया जा सकता है। अब इन एलिमेंट्स की जो है वो आपकी जो फूड आइटम्स हैं उनके अंदर अगर एक डेफिनेट कंसंट्रेशन मौजूद है तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी के अंदर जाके वही हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनका हम पहले एक दफ़ा डिटेल में जिक्र कर चुके हैं कि ये आपकी बोन्स को इफेक्ट करते हैं, आपके टीथ को इफेक्ट करते हैं, और इसके अलावा जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो सर्टेन किस्म के बायोलॉजिकल रिएक्शन या सेल के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शन उनको इफेक्ट करते हैं। अब ये आपके जो फूड आइटम्स हैं उनके अंदर मेनली ये हैवी मेटल्स जो है वो कहाँ से अकामुलेट होती हैं, इनका क्या सोर्स है,
उसको अगर आप देखें तो आपको पता है कि आपके जितने भी ये डेयरी कैटल हैं ये क्या करते हैं, ये फीड करते हैं ग्रास पे, ठीक है। अब ग्रास जो है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट है विद एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ऐसे जो है वो केमिकल रिएक्शंस या एनवायरमेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे वोल्केनिक करप्शन के रिजल्ट में या किसी किस्म के फॉसल फ्यूल की बर्निंग के रिजल्ट में लेड और कैडमियम जो है वो आपके एयर या वाटर के अंदर कम्युलेट कर जाता है, और उसी एयर के अंदर जो है वो एनिमल फीड ग्रो करता है, और उसी एयर के अंदर जो है वो आपका एनिमल वाटर मौजूद है, और जो आपके एनिमल्स हैं वो उसी एनिमल फीड पे जो है या उसी पोल्यूटेड वाटर या पोल्यूटेड फीड के ऊपर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेशन के रिजल्ट में यही मेटल्स जो है वो कम्युलेट कर जाएंगी। अब जो वो फूड प्रोड्यूस करेंगे या जब वो जो वो मीट प्रोड्यूस करेंगे या जो वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, जो मीट प्रोड्यूस करेंगे, डेफिनेटली उनके अंदर इन्हीं मेटल्स की जो है वो कंटेमिनेशन मौजूद होगी और बॉडी के अंदर वही सेम प्रोसेसेस जो है वो कैरी ऑन करेंगे। और इस बात को जो है वो एक हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि यही सारी मेटल्स जिनका हमने पीछे फूड आइटम्स के अंदर जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स का जिक्र किया है, वो अगर इस रेंज के अंदर भी मौजूद हैं तो एएफएस के थ्रू उनको स्टडी किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो इसी एएफएस की कुछ जियोलॉजिकल एंड मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी सॉइल के अंदर ये एलिमेंट्स एक सर्टन रेंज से एक्सीड कर जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को स्टडी किया जा सकता है। मिनरल्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सेडिमेंट्स हैं, रॉक्स हैं जिनके अंदर आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनके अंदर अगर ये हैवी मेटल्स एक सर्टन लिमिट से एक्सीड कर रही हैं, वहाँ पे भी इनको स्टडी किया जा सकता है एएफएस के थ्रू। उसके अलावा आपके पास इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं एएफएस की। अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में आपके पास क्या है कि आपके पास कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। एक्चुअली ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आपकी कुछ जो है वो मेडिसिनल केमिकल कंपोजिशंस का वो पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस में, उसके क्योर में या उसकी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। अगर उनके अंदर भी हैवी मेटल्स एक सर्टन लिमिट से जो है वो एक्सीड कर जाती हैं, तो आपका जो रिक्वायर्ड एक्शन है जो आप किसी भी जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं वो इफेक्ट हो सकता है। तो अगर इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अंदर मरकरी, लेड, आर्सेनिक या सिलीनियम एक सर्टन रेंज से बियॉन्ड जा रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए भी आप एएफएस को स्टडी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास जो लास्ट एप्लीकेशन है एएफएस की वो पेट्रोकेमिकल्स में है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेट्रोकेमिकल कोई भी ऐसा केमिकल है जो पेट्रोलियम की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के रिजल्ट में आपके पास प्रोड्यूस होता है। इसमें मोस्टली आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अल्केन्स होती हैं, अल्कीन्स होती हैं, अल्काइंस होते हैं, या आपके पास जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के रिजल्ट में आपके पास जो है वो एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, लेड, मैग्नीज, मर्करी, मोलिब्डेनम, निकल, सिलीनियम, वेनेडियम, ये जो सारी मेटल्स हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो सर्टेन लेवल से जो है वो क्रॉस करती है, तो भी आपके जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनसे आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या आउटकम है वो इफेक्ट होता है। तो एएफएस को जो है वो पेट्रोकेमिकल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो आपका जो आज का लेक्चर था जिसमें हमने कहा था कि आपने एप्लीकेशन देखनी है एएफएस की फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो आपने जो है वो स्टडी कर ली है। फर्दर आप जो है उस लेक्चर को नोट कर लें और इसमें आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट एंटरटेन कर दिया जाएगा। तो आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।